जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार वाणी फॉर एग्ज़ाम में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं राष्ट्रपति से संबंधित हम लोग तथ्यों को, जितने भी राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी बनते हैं, अनुच्छेद से संबंधित चीज़ें होती हैं कि कौन सा किसमें क्या प्रावधान है, उन सारी चीज़ों को हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति से संबंधित जो पॉलिटी में आर्टिकल्स विहित हैं उन सबको आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और बिल्कुल बिल्कुल सीक्वेंस में कंप्लीट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और धैर्य से अंत तक देखते रहिए और मैं कोशिश करूंगा रिलेट करके आपको याद करा सकूं। तो भारत का राष्ट्रपति का अगर हम भाग की बात कर लें तो इसका जो प्रावधान है भाग 5 के, अच्छा भाग 5 कहाँ से कहाँ अनुच्छेद जो इसका होता है, कहाँ से 52 से लेकर के 151 तक। ठीक है, आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक भाग 5 है, जिसमें राष्ट्रपति का पद भी सम्मिलित है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से ऐसे पद हैं जो हमें ऐसे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो हमें राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल्स को याद रखना है। अच्छा, ये भी ध्यान देंगे कि राष्ट्रपति से संबंधित 151 के बाद भी चला जाता है, जैसे हमारे 3 हो जाएंगे आपातकाल लगाने की जो शक्तियां होती हैं वो इससे बाहर चला जाता है राष्ट्रपति के लिए, तो वो भी हम लोग देख लेंगे। फिलहाल सबसे पहले जब 52 से शुरू है तो राष्ट्रपति का यहीं से मामला शुरू होता है और 52 अनुच्छेद जो 52 है उसके तहत राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है, यानी हम कहें तो पद का प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति हमारे यहाँ होगा। ठीक है, क्योंकि जानते हैं ये अमेरिका से लिया गया था ये कॉन्सेप्ट। और अच्छा, अमेरिका और इंडिया के राष्ट्रपति में अंतर है। ठीक है, क्योंकि जो अमेरिका का राष्ट्रपति है वो स्वयं कार्य करता है। ठीक है, और जबकि इंडिया में राष्ट्रपति जो होता है वो सिर्फ हम कहें तो उसके जो कार्य होते हैं वो सारे के सारे मंत्रिमंडल द्वारा किए जाते हैं, यानी कि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री के द्वारा काम किए जाते हैं, है ना। लेकिन हाँ, भारत में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च है, यानी कि पहला व्यक्ति वो होता है, सबसे बड़ा व्यक्ति होता है। ठीक है, तो यहाँ से चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले 52 शुरू हो गया, 52 में पद का प्रावधान किया गया। उसके बाद अब बात होगी 53 में। भाई जब पद का प्रावधान है तो क्यों है तो इसलिए है कि जो भी कार्यपालिका है, कार्यपालिका की जो सारी शक्तियां हैं वो कार्यपालिका की शक्ति सारी की सारी राष्ट्रपति के अंदर होगा, या राष्ट्रपति शक्ति, कार्यपालिका की शक्ति पूरा लिख सकते हैं आप कि शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, राष्ट्रपति में निहित होगी, ये आप याद रखेंगे। तो 52 के तहत पद का प्रावधान है और 53 के तहत जो सारी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में समाहित हैं, यानी कि राष्ट्रपति सारी शक्तियों का सबसे जिम्मेवार व्यक्ति है, ये हम कह सकते हैं। और आर्टिकल्स उसके बाद देखिए 54 देख रहे हैं, 53 के बाद फिर 54 कंटिन्यू अभी चलता जाएगा, ध्यान से देखते रहिएगा, पूरा कंटिन्यू हम लोग चलते रह जाएंगे और बीच में जो चीज़ें होंगी छूटेंगी तो वो हम लोग देख लेंगे, बाद में छोड़ देंगे उसको। फिलहाल 54 को तो अब चूंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन हो तो कैसे हो, इसके लिए निर्वाचन मंडल का गठन किया गया। समझ रहे हैं, निर्वाचक मंडल का गठन किया गया अनुच्छेद 54 के तहत, और सिर्फ किसके लिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। ठीक है, सिर्फ राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, तो ये याद रखेंगे। उसके बाद 55 में आर्टिकल्स 55 अभी दोबारा हम लोग रिकॉल भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो अब चुनाव होगा तो कैसे होगा, एकल, ये ध्यान से देखते रहिए, सारे के सारे यहाँ पे आर्टिकल्स महत्वपूर्ण हैं, बहुत ज़्यादा और मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, और ये पूछे जाते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो आर्टिकल 55 जो है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। यदि आपको एकल संक्रमणीय मत पद्धति नहीं पता है कि ये होता क्या है, ठीक है, तो आप कमेंट करिएगा, मैं उस पर डिटेल्स में वीडियो दे दूंगा। ठीक है, तो सिस्टम इसका क्या है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति है, ऐसे आप ज़्यादा इसमें कोई नहीं है। तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा आर्टिकल 15 में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रावधान किया गया है। उसके बाद हम कंटिन्यू चल रहे हैं तो अब 56 की बात कर लेंगे। तो 56 में क्या होगा, इसकी कितने
पदावधि कितनी है, तो 5 साल के लिए पद इसका रखा गया है। तो आप लिख सकते हैं पदावधि कितना होगा, 5 साल। अब ये नहीं कि कोई राष्ट्रपति समय से पहले गद्दी से हट गया या पदच्युत हो गया, तो जो बीच में आ गया, मान लीजिए 3 साल उसने रहा पहले वाला, तो अब ऐसा नहीं है कि आप जो दूसरा वाला राष्ट्रपति होगा 5 साल फिर से नहीं हो, वो पूरा फिर से 5 साल के लिए ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि बीच में बचा हुआ 2 साल पूरा करें। क्लियर है? तो 56 क्या करता है, 5 वर्ष की जो पदावधि है उसके बारे में बताता है। ठीक है, और जब तक उसके लिए उत्तराधिकारी ना आ जाए तब तक 5 वर्ष तक ही काबिज रहेगा राष्ट्रपति। ठीक है, उसके बाद 57 में बात कर लेंगे। और यदि ऐसा कुछ मामला बिगड़ जाता है, कुछ चीजें विकट हो जाती हैं, तो पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन कैसे होगा इसके लिए बात की गई है। ठीक है, पुनर्निर्वाचन की प्रक्रिया है। ठीक है, प्रक्रिया नहीं, के लिए पात्रता होगी, जो अगर दूसरा वाला जो आएगा राष्ट्रपति पद के लिए, तो उसकी क्या क्या पात्रताएं होनी चाहिए, वो आर्टिकल 57 में है। उसके बाद 58 में हम याद कर लेंगे, क्रम से देखिए फिर रिकॉल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बने रहिए। तो राष्ट्रपति जो निर्वाचन होने वाला है उसकी क्या क्या अहर्ताएं हैं, है ना, योग्यताएं क्या क्या हैं, उसका प्रावधान किया गया है आर्टिकल 15A में। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता है, सिर्फ पात्रता की बात करें तो 58 में। तो इसमें एक तो देखिए, बाकी तो सारे जानते हैं आप, 35 वर्ष की आयु इसमें फिक्स होती है, और बाकी में आयु में अंतर होता जाता है। बाकी वो भारत का नागरिक हो और पागल या दिवालिया ना हो, किसी सरकारी पद पर ना हो, ये सारी चीज़ें होती हैं, आप जानते हैं, भारत का मूल निवासी हो या भारत का निवासी हो, नागरिक हो, ये सारी चीज़ें हैं। तो 58 में क्या है, राष्ट्रपति की पद की पात्रता होगी, यानी राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या है, वो अगर पुनर्निर्वाचन का मामला बनता है तो उसके लिए क्या पात्रता है, उसके लिए प्रावधान 57 में किया गया है। मैं जानबूझ के एक भी छोड़ नहीं रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो इसमें से कुछ चीज़ें छोड़ी जा सकती थी, लेकिन फिर भी बिल्कुल गहराई से भी क्वेश्चन पूछे तो छूटे ना, इस हिसाब से आपको याद हो जाएगा। अच्छा, राष्ट्रपति की शर्तें फिर इसी में दी गई हैं कि और क्या क्या उसमें क्या क्या शर्तें हैं, योग्यताएं तो हैं, ठीक है, उसी में फिर शर्तें जोड़ दी गई। ठीक है, तो आप 58, 59 एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक जो रहा सो रहा। अब यहाँ से बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, 60 की बात करें तो भारत में जो राष्ट्रपति होता है वो शपथ ग्रहण करेगा किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 60 के तहत। और अच्छा, इसको शपथ कौन दिलवाएगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। क्लियर है, कौन दिलवाएगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। इतना क्लियर हो गया। और बाकी सबको जो केंद्र सरकार में होते हैं उनको तो सबको यही शपथ दिलवाता है ना, लेकिन इसको कौन दिलवाएगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग इधर से नेक्स्ट स्लाइड में, 61 से 60 तक हो गया, 61 से बात शुरू कर रहे हैं। तो अब 61 सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है। तो महाभियोग किसके तहत लगाया जाएगा, अनुच्छेद 61 के। ठीक है, महाभियोग का प्रावधान या महाभियोग की प्रक्रिया आप कह सकते हैं, इसमें दिया गया है। ये विजुअल हो रहा होगा मुझे उम्मीद है, वाइट कलर। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल, अब देखिए यहाँ से अब थोड़ा सा टॉप करेंगे हम लोग, आगे जाएंगे। अब इसमें मंत्रिमंडल वगैरह, इसमें प्रधानमंत्री के प्रावधानों का इसमें सम्मिलित किया गया है, बाकी थोड़ा सा उसमें अब इसी बीच में उपराष्ट्रपति का भी है। तो सिर्फ हम लोग राष्ट्रपति देख रहे हैं, तो अब हम लोग 72 में आ जाएंगे। 72 में क्या है, क्षमादान। राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है, ये इसके पास सबसे बड़ी अथॉरिटी है। फांसी की सजा को रुकवा सकता है, कम करवा सकता है, या माफ भी कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा पावर है। किसी की मौत अगर टल जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के बलबूते पर ही, या राष्ट्रपति के पास ही ऐसा प्रावधान है या ऐसी शक्ति है। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए, 61 में महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग लगाने का मतलब उस पर महाभियोग लगा के हटा दिया जाएगा अगर वो सही से काम नहीं कर रहा है, या भारत की
या देश की जो भी हैं उनकी अखंडता या संप्रभुता को कोई हानि पहुंच रही हो और राष्ट्रपति उसमें कुछ ना कर पा रहा हो या उसके माध्यम से ऐसी चीज़ें कुल मिला के अयोग्य होने लगे तो उसमें महाभियोग लगा के हटाया जा सकता है और 72 के तहत क्षमादान दे सकता है। राष्ट्रपति के पास ये अथॉरिटी है। अब थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं। अब जानते हैं आप लोग, बिल्कुल एक भी छूटेगा नहीं इससे, जो भी बनेंगे। अब 80, 79, 80 आप जानते हैं ना, 80, 81 यहाँ लोकसभा राज्यसभा की बातें होती हैं। तो इसी के तहत 81 के तहत राज्यसभा में, ध्यान से देखिए, राज्यसभा में जो आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन होते हैं 12 लोग, राज्यसभा में 12 ही तो होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। यहाँ पे ये लिखा गया है, ठीक है। और एंग्लो इंडियन कौन से होते हैं? जो समाज सेवी हों, साहित्य के क्षेत्र में उनका उत्कृष्ट कार्य हो कुछ, ठीक है। तो इसे आप आंग्ल भारतीय कह सकते हैं, है ना, आंग्ल भारतीय। तो राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति करेगा। 81 में फिर लोकसभा आता है और ये आपका उच्च सदन है, तो ये याद रखेंगे। और इसी के तहत और थोड़ी सी हम आगे बढ़ जाएं, और अगर हम कहें कि अब लोकसभा में किसके तहत किया जाएगा तो 331, ये याद रखेंगे। 331 के तहत, अब यहाँ से थोड़ा सा मामला बढ़ गया। देखिए 331, चूँकि 151 से तो ज़्यादा है ना, 151 से ये ज़्यादा है। और अब अभी आपका जो 352, 356, 360 ये भी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये दो चार चीज़ें हैं जो बाद में रखी गई। हम कहें तो बाद में रखने का कोई मतलब नहीं था, मतलब इस चूँकि भाग 5 से बाहर रखी गई। अब अनुच्छेद 331 के तहत क्या होगा? लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन का चुनाव होता है? जी बिल्कुल सही, 2, ठीक है। 2 लोगों की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा, ठीक है। तो 2 सदस्यों की नियुक्ति 331 के तहत। ये थोड़ा सा, इसको आप एक साथ थोड़ा सा ध्यान देके समझ लेंगे। 81 के तहत राज्यसभा में 12 लोगों की और 331 के तहत लोकसभा में 2 लोगों की नियुक्तियां कौन करेगा? राष्ट्रपति, ठीक है। अब आते हैं वीटो शक्ति। अब वीटो शक्ति क्या है? उसके पास एक बड़ा आसान है, 111, ये वीटो शक्ति है। अब एक है तो वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति पास 3 है ही है, एक दूसरी यानी 3 अलग अलग वीटो शक्तियाँ, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो वीटो शक्ति राष्ट्रपति के पास है। वीटो का मतलब होता है किसी कार्य को रोक देना, ठीक है। जैसे यूएन में जो स्थायी सदस्य है उसके पास वीटो शक्तियाँ हैं, 5 सदस्य हैं ना, जिसमें अमेरिका, चाइना, रसिया और ब्रिटेन वगैरह हैं, तो भारत नहीं है। तो ये समस्या रही है। तो वो कोई भी काम होने से या किसी भी चीज़ पर रोक लगाने का की क्षमता रखते हैं। तो 111 के तहत वीटो शक्ति है राष्ट्रपति के पास। और वीटो शक्तियाँ कितनी प्रकार की होती हैं? तो हम लोग कहेंगे 3 प्रकार की वीटो शक्तियाँ हैं। वीटो शक्तियाँ 3 प्रकार की हैं। इसमें देखिए कौन कौन से। एक तो देखिए आत्यांतिक वीटो, आत्यांतिक वीटो, इसको हम लोग समझ के ही चलेंगे, ठीक है। इसको वीटो ऐसे ही रहेगा। आत्यांतिक वीटो ये क्या होता है? ये ऐसी वीटो है जो राष्ट्रपति अनुमति दे दे तो वो समाप्त हो जाए, है ना। अनुमति देने के बाद मामला खत्म, तो आत्यांतिक वीटो हो गया। उसका निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो मतलब मना कर देना, निलंबन कर देना यानी मना कर देना, ठीक है। तो निलंबनकारी वीटो में हम कहें तो सीधी सी बात है, मना कर देता है। तो ये 111 के तहत दूसरी इसकी शक्ति है। और आमतौर पे हम देखें तो इतना बड़ा वीटो शक्ति का भी यहाँ बहुत ज़्यादा रोल है नहीं, ठीक है, क्योंकि वापस उसको फिर पारित करना ही पड़ जाता है। और उसके बाद जो ये है जेबी वीटो, सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग भी किया गया है ठीक ठाक जगहों पे। जेबी वीटो, जेबी वीटो मतलब जेब में रख लेना और चले जाना, है ना। तो ये पॉकेट वाला वीटो है। तो कहने का मतलब जेब में रख लीजिए, यानी कि अपने पास सुरक्षित रख लेता है, उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता है, ना तो सिग्नेचर करता है। तो उसे हम जेबी वीटो कहते हैं। और इसमें भी समस्याएं हैं बहुत सारी, उसको हम लोग बाद में समझेंगे। फिलहाल ये देखिए 1986 में
1986 में एक राष्ट्रपति रहे ज्ञानी जैल सिंह, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था। ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह, तो 1986 में। और बाकी इसी के तहत हम कहते तो डाक संशोधन किया गया था, ये भी एक काम था। अच्छा, वीटो का मतलब जो हो जाएगा, वीटो शक्ति का मतलब या वीटो की बात करें तो ये लैटिन शब्द से निकला हुआ है, जिसका मतलब हम कहें तो रुकावट पैदा करना, बस लैटिन शब्द का एक लैटिन भाषा का ये शब्द है, ये याद रखेंगे। तो 111 के तहत क्या है, वीटो शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास, जो एक आत्यांतिक वीटो होती है, निलंबनकारी वीटो तथा जेबी वीटो। उसके बाद 123 सभी लोग जानते हैं, वेरी मोस्ट है 123, यानी कि हमको ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए, अध्यादेश। कोई भी कानून जब नहीं बन रहा होता है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। अध्यादेश जारी, ऑर्डिनेंस जारी कर देना, हम कहें तो एक तरीके से काम चलाऊं कानून बन जाना, ठीक है, जब तक वो पूरी तरीके से पुख्ता ना हो जाए, जब तक वो ऑर्डिनेंस यानी कि कानून का ही काम करता है। तो 123 के तहत अध्यादेश राष्ट्रपति जारी कर सकता है, ठीक है। अब मस्ट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, ये याद रखेंगे, इसको एक अलग बॉक्स में समझिए। 3 चीज़ें आपको याद रखनी है और यही लास्ट है, उसके बाद कुछ नहीं है। तो देखिए 352 ये सारी की सारी राष्ट्रीय, ये देखिए राष्ट्रीय आपात है। 352 को हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है कौन, राष्ट्रपति, ठीक है। और उसके बाद 356 बहुत ज़्यादा हम कहें तो यूज़ किया गया है ना, 3 बार यूज़ कर लिया गया है, इसे हम कहते हैं राष्ट्रीय या राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन ये लगा दिया जाता है। तो अभी तक 3 बार लगा है, जिसमें आपका 1971 भी है, 1962 में भी लगाया गया था। अब कह सकते हैं कि जब इंदिरा गांधी थी उस समय ये सारी चीज़ें कुछ तो आंतरिक उपद्रव की वजह से भी हुआ था, ठीक है। तो जो भी था लगा था 356 के तहत। वो घटना बहुत ही अलग है, पेचीदा है, बिल्कुल अलग वे में लेकर चली जाती है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद 360 भी क्या है, इसके राष्ट्रीय आपात, यानी हम कहते हैं वित्तीय आपात, ठीक है, वित्तीय आपात। तो वित्तीय आपात में क्या होता है, और जब देश पूरी तरीके से घाटे में जाने लगे, खाने पीने, यानी हम कहें तो सूखा, अकाल, बाढ़ इत्यादि ऐसी कुछ संकट उत्पन्न हो जाए जिससे बहुत मुश्किल हो जाए सरवाइव करना, तो वित्तीय आपात घोषित कर दिया जाता है। और इसके तहत क्या होता है, या तो जो गवर्नमेंटेड एम्प्लॉय होते हैं उनकी सैलरी रोक ली जाती है कुछ समय के लिए, या कटौती कर ली जाती है, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। कुल मिला के वित्तीय आपात में फिलहाल भारत में अभी तक एक भी बार नहीं हुआ है। तो एक भी बार पूरा लिख ही लीजिए, एक भी बार नहीं हुआ, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, आप रिकॉल अगर करना चाहते हैं तो रिकॉल भी कर सकते हैं, और या इसको आप दोबारा देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। 352, 356, 360 ये याद ही रखेंगे। 123 जो है ऑर्डिनेंस होती है, 111 आपका वीटो शक्तियाँ होती हैं, जो एक है, यानी 3 वीटो शक्तियाँ होती हैं। 331 में लोकसभा के 2 लोगों को रख दिया जाता है। 80 के तहत राज्यसभा में 12 लोगों को, लोग मतलब वो आप आंग्ल भारतीय कह सकते हैं। 72 में आर्टिकल 72 में क्षमादान है। तो ये सब शुरू कर देंगे 52 से, राष्ट्रपति के पद के प्रावधान से लेकर के, ठीक है। तो सिर्फ ये हमें याद कराना था, बहुत बिल्कुल डीप नहीं बात कर रहे थे आज हम लोग, ठीक है। तो फिलहाल ये कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, और उम्मीद करता हूँ कि चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ साथ नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए, जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।